हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। और थ्योरी ऑफ डिमांड के प्रीवियस लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड का कंसेप्ट, उसका मीनिंग क्या होता है, उस पर डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड पर डिस्कस कर लिए। फाइन। ये लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या जिसको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और वी कैन से डिमांड फंक्शन। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिमांड का कंसेप्ट, उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं ताकि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का बैकग्राउंड प्रिपेयर हो सके और ये कंसेप्ट और इजीली और अच्छे से हमको समझ में आए। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डिमांड इटसेल्फ इज अ फिनोमेना। ये एक अपने आप में फिनोमेना होती है जिसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर के किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डिजायर ऑफ द कमोडिटी। डिजायर ऑफ द कमोडिटी मींस या जो भी गुड या सर्विस या कमोडिटी आप परचेस करने वाले हैं उसको परचेस करने की इच्छा रखना, उसकी ख्वाहिश रखना, दैट इज कॉल्ड एज डिजायर। डिजायर होगी तो ही तो बंदा उसकी डिमांड के लिए आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ये होता है। सेकेंड एलिमेंट होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब होता है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी टू परचेज और टू कंज्यूम द गुड्स। आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हो कि उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेस कर सकें। अगर आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपका डिजायर होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मींस बंदे के पास परचेसिंग पावर हो, इतना पैसा हो कि उस स्पेसिफिक कमोडिटी या गुड्स को या सर्विस को कंज्यूम कर सके। और थर्ड होता है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मींस बंदा राजी हो पे करने के लिए, रजामंद हो, तो वो कहलाता है विलिंगनेस। तीनों एलिमेंट जब मिलेंगे तो बंदा क्या करेगा, किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्रिएट करेगा, और डिमांड क्रिएट करेगा तो वो उसको कंज्यूम करने जाएगा, और जब कंज्यूम करने जाएगा तो 3 और एलिमेंट उसके फेवर में होना चाहिए। एक तो प्राइस, एक प्लेस और एक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये तीनों अगर उसके फेवर के हैं तो फिर ये पूरे के पूरे 6 एलिमेंट मिलाकर के किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करते हैं। मींस डिमांड क्रिएट करते हैं मींस वो बंदा उस स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिमांड का कंसेप्ट। अब देखिए यहां पर हमारा हेडिंग है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। ये वर्ड आया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें या ऐसे फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी स्पेसिफिक गुड्स, कमोडिटी या सर्विस की डिमांड के ऊपर अफेक्ट डालते हो, उसको अफेक्ट करते हो। ठीक है, इसका मीनिंग यह है कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे फिनोमेना, ऐसे एलिमेंट्स या इस तरह की चीजें जो आपकी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालती हो, आपकी डिमांड को क्या करती हो, चेंज कर देती हो। अब चेंज के अंदर 2 होता है, या तो डिमांड को इंक्रीज कर देगी या डिमांड को डिक्रीज कर देगी। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे रीजंस जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। ये फैक्टर्स ऐसे होंगे जिससे मालूम पड़ेगा आपकी डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है या फिक्स रहने वाली है। ये वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। अब इंपैक्ट जो होता है, ये 2 टाइप के इंपैक्ट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंपैक्ट और एक होता है नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ही रिलेशनशिप कहलाती है इसकी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, वर्ड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या बोलते हैं हम, या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी और क्या होगी, हमारी इनवर्स रिलेशनशिप होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मीनिंग होगा कि वो जो भी फैक्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, अगर उसके अंदर वो बढ़ेगा तो हमारी डिमांड भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। ठीक है, मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव वे में। और इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग होगा उस फैक्टर का पॉजिटिव हमारी डिमांड का नेगेटिव होगा, या उस फैक्टर का नेगेटिव हमारी डिमांड का पॉजिटिव होगा। मींस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। वैसे तो ये आपने क्लास 10th क्लास तक तो आपने उसको मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, क्या नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। अच्छा, इसमें आपने स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में अभी पढ़ा होगा एक पॉजिटिव कोरिलेशन और एक नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बोल सकते, नेगेटिव बोल सकते हैं। मींस
एक एलिमेंट बढ़े दूसरा भी बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। एक एलिमेंट बढ़े और दूसरा कम हो जाए, या एक कम हो दूसरा बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। तो हमारे पास दो टाइप की रिलेशनशिप होंगी, फर्स्ट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेकंड इज व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप। पॉजिटिव कब, जब एक बढ़े तो डिमांड भी बढ़ जाए, मींस ये हमारा एलिमेंट है, वो जो भी फैक्टर है, और ये हमारी डिमांड है। अगर फैक्टर बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर फैक्टर बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप, या फैक्टर कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है तो भी नेगेटिव रिलेशनशिप। मींस इफ बोथ गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक, फाइन। तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इंपैक्ट सीधे आपकी कमोडिटी की डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर अल्टीमेटली पड़ता है। डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट में बता दूं, कंसेप्ट ऑफ सेटेरिस पेरिबस। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है कि एक लैटिन वर्ड है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। ठीक है, एज कांस्टेंट का मीनिंग होगा, अभी मैं आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स बताऊंगा जिसके अंदर px है, pr होगा, y, t और f, इस तरह से अलग अलग मैं अभी आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम कोई एक फैक्टर का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक लॉ का कंसेप्ट, इकोनॉमिक लॉ जो होते हैं सेटेरिस पेरिबस के ऊपर ही ट्रू होल्ड होते हैं। तो अगर आप किसी एक फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, मान लो px की स्टडी कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग जो बचे हुए चार फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। मींस बचे हुए फैक्टर्स के अंदर कोई भी चेंज या कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर बाय चांस मान लें आप t के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो px, pr, y और f को कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप y पे डिस्कशन कर रहे हैं तो px, pr, t और f को कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? वो एक्चुअली इसलिए होता है कि अगर आपने सारे फैक्टर्स को एक साथ में चेंज कर दिया तो जिस फैक्टर की आप स्टडी कर रहे हैं उसका इंपैक्ट आपके जिस भी उसका कॉन्सिक्वेंस आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। जैसे आपने देखा होगा डीजेस होते हैं, है ना, पार्टी में आपने डीजेस को देखा होगा, तो डीजेस के पास में वो इक्वलाइजर्स होते हैं जिससे वो अपने साउंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब वो तो एक्चुअली सीखे हुए होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो फटाफट से क्या करते हैं, वो जैसे जैसे साउंड में जो चेंज होता है अकॉर्डिंगली वो इक्वलाइजर्स को अप एंड डाउन करते जाते हैं। इक्वलाइजर्स बताओ, एक पूरी प्लेट होती है उनके पास, उससे वो इक्वलाइजर्स को चेंज करते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं, लेकिन आप उन सब चीजों को सीख नहीं सकते। जब वो बंदा सीखता है तो पहले वो एक एक इक्वलाइजर का साउंड आउटपुट के ऊपर इंपैक्ट देखता है कि मैं अगर इसको चेंज करूंगा, सबको वो कांस्टेंट रखेगा बीच में, मींस ऐसे इक्वलाइजर्स होंगे और जो बीच में ऐसे ढेर सारे अलग अलग मान लीजिए इक्वलाइजर्स हैं। ठीक है, और सबका जो बटन है वो यहां पर है। ठीक है, अब वो फर्स्ट इक्वलाइजर को पहले सिर्फ इसको चेंज करेगा और इन सबको कांस्टेंट रखेगा क्योंकि वो अभी सीख रहा है। ठीक है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं अगर इस इक्वलाइजर को चेंज करूंगा तो मेरे साउंड आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर वो पहले दिन सबको एक साथ चेंज करेगा तो उसको ये समझ ही नहीं आएगा, साउंड के अंदर चेंज तो वो आउटपुट में चेंज हुआ, लेकिन ये समझ नहीं आएगा कि भाई साउंड आउटपुट के ऊपर एक्चुअली क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं, हम अभी एक एक फैक्टर का इंपैक्ट एक्चुअली पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन से फैक्टर का इंपैक्ट कैसा पड़ता है। तो हम किसी एक ही फैक्टर को चेंज करेंगे, बाकी दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि आगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हमें क्या करना है, जब एक फैक्टर को चेंज करें तो बाकी के फैक्टर्स को हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। अब वन बाय वन सारे फैक्टर्स को देखते जाए। इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज व्हाट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द सर्विस रिप्रेजेंटेड बाय P ऑफ X। एक्स हम किसको मान रहे हैं, एक्स हम ले रहे हैं जो भी गिवन कमोडिटी या गिवन गुड या सर्विस होगी। ठीक है, गुड और सर्विस, दैट इज कॉल्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। P रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक कमोडिटी। अब देखिए इसका मीनिंग होता है आप किस गुड की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, किस गुड को आप कंज्यूम करने जा रहे हैं, किस गुड को आप परचेस करने जा रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड एक्स। अगर आप बर्गर परचेस करने जा रहे हैं तो बर्गर एक्स है। ठीक है, हाँ, अगर दो है तो एलिमेंट है तो वाई भी हो जाएगा, बट अभी फिलहाल हम एक की बात कर रहे हैं। आइसक्रीम परचेस करने जा रहे हैं तो आइसक्रीम आपका वो गुड हो जाएगी। तो जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, उसी की प्राइस होना चाहिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गिवन कमोडिटी, जिस कमोडिटी की डिमांड है उसी की प्राइस। ये सबसे बड़ा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो आपकी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड रेट को चेंज करता है। क्वांटिटी डिमांड रेट को चेंज करता है, याद रखिएगा। हाँ, तो सबसे पहला एलिमेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और हमको पता है, देखिए सिंपल सा एक फंडा है कि अगर हमारे पास कोई एक कमोडिटी है और हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो अगर उसकी प्राइस ज्यादा प्राइस, मान लो अगर उसकी प्राइस
10 रुपीज पर हम या 100 रुपीज पर हम 10 यूनिट्स कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है, और हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कि जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ेगी 100 से 120, 125 व्हाटएवर, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा कम हो जाएगा, पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन गिरा देंगे, कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब वो कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जो कमोडिटी की प्राइस होती है, जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी प्राइस एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी डिमांड पे इंपैक्ट डालने वाला। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो कमोडिटी की या गुड की या सर्विस की क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज कर देता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, जितनी पहले आप क्वांटिटी डिमांड करते थे उससे कम कर देंगे। प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, जैसे 100 से अगर 80 हो गई तो हो सकता है ये प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 10 से 15 हो जाए। तो पहला एलिमेंट होता है जिस कमोडिटी की आप डिमांड कर रहे हैं उसी कमोडिटी की प्राइस होना चाहिए। मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आएगा, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी को आप कंज्यूम करने जा रहे हैं उस कमोडिटी की प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो अब क्या देखिए, प्राइस अगर इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई, प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। एक फैक्टर प्लस तो दूसरा फैक्टर माइनस। और अभी मैंने ये बताया था कि इस टाइप की रिलेशनशिप होती है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहां पर जो रिलेशनशिप दोनों में मिलेगी वो कौन सी रिलेशनशिप होगी, दैट विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप क्या बोलती है, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। ये हमारा एक जनरल सा हमारा ओपिनियन है कि अगर जिस कमोडिटी की प्राइस, जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन, जो भी कमोडिटी होती है। उसके बाद अच्छा, इसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड, इस तरह से बोला जाता है प्राइस डिमांड। आगे इस पे इलास्टिसिटी भी हमारी बनेगी। सेकंड होता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स मींस, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया में हर जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे टी है, टी, तो टी एक ऐसा फाइनल आउटकम है जिसके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब मिला करके टी बनती है। उसमें चाय पत्ती भी लगती है और उसमें शुगर भी लगती है, उसमें पानी भी लगता है, और कभी हो तो उसके अंदर आप कोई और एक्सटर्नल एलिमेंट डालते हैं, चॉकलेट हुआ या इलायची हुआ, तो वो भी अपने आप में एलिमेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स बना करके एक स्पेसिफिक कमोडिटी बनती है और उसकी डिमांड क्रिएट होती है। कॉफी हुई, आइसक्रीम हुई, आइसक्रीम की डिपेंडेंसी मिल्क के ऊपर, मिल्क महंगा तो आइसक्रीम महंगी हो जाएगी। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि रिलेटेड गुड्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। कभी कभी वो सप्लीमेंट के तौर पर रिलेटेड होते हैं, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तौर पर रिलेटेड होते हैं। तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो कमोडिटी आप डिमांड कर रहे हैं उसी की प्राइस से आपकी डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड गुड्स में की भी प्राइसेस के अंदर कोई चेंज आया तो उसकी डिमांड के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। आप बोलेंगे सर इसकी प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई, फिर भी इसकी डिमांड चेंज हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है कि भाई और दूसरे भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स आपको लेकर के चलना पड़ेंगे, ठीक, फाइन। तो देखिए सेकंड होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के अंदर दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, सप्लीमेंट्री गुड्स, एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ये दो टाइप के गुड्स एक्चुअली होते हैं, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स को बोला जाएगा विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हो। एक्स नहीं तो वाई सही, वाई नहीं तो एक्स सही, ऐसे उसको बोला जा सकता है। मींस एक्स की जगह वाई भी मिल जाए तो चलेगा, वाई की जगह एक्स भी मिल जाए तो चल जाएगा, ठीक है, एक दूसरे की जगह पर बोलते हैं ना। जैसे हमारा एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसके अंदर क्या बोला जाता है, टी एंड कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी अपने आप में होता है। या हम बोले जेल पेन एंड फाउंटेन पेन, ये बोला जाए, या कोक एंड पेप्सी, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स है ये सब एक जैसी चीजें हैं। चाय और कॉफी बेसिकली एक ही सेंस में यूज की जाती है। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, बहुत सारे लोग कॉफी पीते हैं। चाय पीने वाला कॉफी पी लेगा, कॉफी पीने वाला चाय पी लेगा। सप्लीमेंट्री गुड्स के फॉर्म में आता है। सप्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं ना
कि आप किसी मेडिसिन शॉप पर गए और आपने कोई दवाई के लिए आपको सामने वाले को प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब उसने बोला कि भाई मेरे पास ये जो दवाई है ये इस नाम की नहीं है, लेकिन इसका सप्लीमेंट अवेलेबल है। सप्लीमेंट अवेलेबल है मींस उसका फॉर्मूला सेम है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन कंपनी डिफरेंट, और कंपनी डिफरेंट है तो नेचुरली उसका नाम भी डिफरेंट होगा। तो सप्लीमेंट का मतलब होगा जो आपको नियर अबाउट सिमिलर लेवल का सेटिस्फैक्शन दे दे, एग्जैक्टली सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा तो नहीं, दवाई में तो सेम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा लेकिन यहां पर टी और कॉफी एक ही सेंस में यूज होती हैं और नियरली एक जैसा ही सेटिस्फैक्शन देती हैं। जेल पेन, फाउंटेन पेन भी एक जैसा सेटिस्फैक्शन देंगे, कोक एंड पेप्सी भी नियर अबाउट एक जैसा ही देगी, अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो फाइन, वो भी आएगा भी आगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। एनीवे, तो मैंने क्या कहा, सप्लीमेंट्री गुड्स जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर हो जाए, ठीक है, तो उसमें टी एंड कॉफी। अब देखिए, लेट सपोज इसके एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मान ले कि एक टी स्टॉल है, वहां पर टी और कॉफी, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट वो बेचता है और लेट सपोज दोनों की प्राइस अभी हम मान ले 10 रुपए की चाय है और 10 रुपए की ही कॉफी है। हम एक एग्जांपल के तौर पर मान ले, ठीक है, तो 10 की ही चाय है, 10 की ही कॉफी है। अब इसकी दुकान से कुछ प्रोडक्ट बिकता है, मतलब इसके लिए तो सप्लाई हो गया, लेकिन कंज्यूमर क्या होते हैं, जैसे कंज्यूमर आते हैं, रोज 100 चाय कंज्यूम होती हैं और अभी हम मान लें क्या 100 कॉफी ही कंज्यूम होती है, ठीक है, दोनों के कस्टमर बेस जो है वो नियर अबाउट सेम है, फाइन। अब देखिए, हम अभी फिलहाल हमें कोई एक गुड लेना पड़ेगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टी, हम चाय की बात कर रहे हैं, हम चाय मतलब हमारे पास जो गुड एक्स है दैट इज व्हाट, टी, और ये गुड वाई है, ठीक है। अब ये पी ऑफ एक्स हो गया, दिस इज पी ऑफ वाई, ठीक है। अब देखिए, हम चाय की बात कर रहे हैं, तो अगर चाय की प्राइस बढ़ेगी तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फाइन। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री गुड, जो उसके जैसी दूसरी गुड है, कॉफी की प्राइस। अब मान लीजिए कॉफी की प्राइस में कोई चेंज आ जाता है, लेट सपोज कॉफी की प्राइसेस कम हो गई और ये 8 रुपए हो गई, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था सेटेरिस पेरिबस का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर मैं कॉफी की प्राइसेस को चेंज कर रहा हूं तो टी की प्राइसेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मैं एक भी फैक्टर को चेंज करूंगा तो बाकी सारे फैक्टर्स को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, फाइन। तो मैं ये मान रहा हूं कि टी की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी की प्राइसेस 2 रुपया कम हो गई। अब जब टी स्टॉल पर बंदा आता है तो साइकोलॉजी क्या बोलती है, कल तक दोनों पे 10-10 रुपए लिखे थे, आज एक पे 10 और एक दूसरे पर 8 लिखे, तो बंदा को जब प्राइस कम होगी तो इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, और जैसे ही एमयूएम बढ़ेगी तो बंदा क्या करेगा, बहुत सारे टी के ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कल तक टी कंज्यूम करते थे, आज से कॉफी कंज्यूम करेंगे। मालूम पड़ा नेक्स्ट डे से क्या हुआ कि 70 चाय बिकी और इधर 130, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स थे जो कल तक टी पी रहे थे, आज कॉफी सस्ती होने की वजह से क्या हो गए, कॉफी के ऊपर डाइवर्ट हो गए, जबकि हमारा गुड कौन सा था, टी था। टी की प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया, टी की प्राइस कल जैसी, कल भी 10 थी, आज भी 10 है, लेकिन कल 10 पर 100 कमोडिटी बिकती थी, आज 10 रुपए प्राइस पर ही 70 कमोडिटी हो गई। क्यों? क्योंकि जो इसकी सप्लीमेंट्री गुड्स था वो सप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस कम हो गई। और इसी का वाइस वर्सा, मान लीजिए अगर कॉफी की प्राइसेस बढ़ करके 15 रुपए हो जाए तो इसका जो कंजम्पशन है 100 से बढ़कर मान लो 200 150 हो गया, और इसका कंजम्पशन कम होकर के सिर्फ 50 रह गया। तो हमें यह बात समझ में आती है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती, सप्लीमेंट्री गुड्स होती है, सॉरी, उसकी प्राइसेस के चेंज होने से हमारी कमोडिटी, जो एक्चुअल कमोडिटी है, उसके ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो देखिए, अगर इसकी प्राइस कम हो गई, प्राइस कॉफी की कम हुई और कंजम्पशन टी का कम हो गया, ठीक है। प्राइस कॉफी की इंक्रीज हो गई और कंजम्पशन इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। प्राइस कॉफी की इंक्रीज हो गई 15, तो इसका कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो गया। इट मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इट मींस इट शोज विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये कौन सी रिलेशनशिप शो करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मींस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। देखिए पीएस लिखा है मैंने, हाँ, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स,
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गिवन गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी है, अभी हम बात करें कॉफी तो, और ये क्या है हमारी टी है। और अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी विल आल्सो डिक्रीज। अब आप इसकी जगह फाउंटेन पेन और जेल पेन ले लें, या फिर कोक और पेप्सी अल्टीमेटली ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सब्स्टिट्यूट का कंसेप्ट आपको क्लियर है, एक की जगह पर दूसरा, ठीक है। तो ये हमारा विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। चलिए थर्ड पॉइंट पर आए। थर्ड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट ही चल रहा है अभी तो फिलहाल, सेकंड होते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं आगे एक लेक्चर बताऊंगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको अल्टीमेटली एक्सप्लेन करूंगा। एनीवे, सेकंड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग होता है विच आर यूज्ड टुगेदर, और एक चीज के बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम बोले पेट्रोल एंड व्हाट कार, ठीक है, पेट्रोल और मोटरसाइकिल और पेट्रोल और स्कूटर्स। देखिए इन चीजों के ऊपर ही इससे ही ये दोनों सारी चीजें चलती हैं। और अगर आप आज ई बाइक ले लें तो हम बोल सकते हैं उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि अगर हम ई बाइक के केस में लें तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और दूसरा ई बाइक्स, ठीक है, ये दो एलिमेंट होते हैं। अब अगर पेट्रोल महंगा होगा तो नेचुरली कार को और मोटरसाइकिल को चलाने की, उसकी मेंटेनेंस की और उसकी रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और नेचुरली जब ये इंक्रीज होगी तो कार और मोटरसाइकिल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली क्या चेंजेस आए कि इसको छोड़कर इसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई, ठीक है। क्या हुआ कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से इसके जो रनिंग कॉस्ट है का, जो पेट्रोल कार्स और पेट्रोल मोटरसाइकिल्स हैं, पेट्रोल टू व्हीलर्स हैं, उसकी रनिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और उसके इंक्रीज होने से बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी है, ई बाइक्स आ चुकी है, तो उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वो हमें सस्ती पड़ती है। आप उसको रात को चार्जिंग पे लगाओ, 5-6 घंटे चार्ज होगी और उसके बाद सुबह से लेकर दिन भर आप उस गाड़ी को चलाओ। पेट्रोल पंप पे जाता है बंदा तो उसको पेट्रोल की प्राइसेस देख देख कर टेंशन होती है कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, लोग यहां पर डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज जब लोगों के पास ऑप्शन है तो वो इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एनीवे, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री गुड्स की हो जाएगी। मैं अभी बात कर रहा हूं पेट्रोल और कार की। मींस अगर का पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। या मैं कहूं अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके यहां पर महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कंजम्पशन जो है वो महंगा हो गया, उसकी यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपकी ई बाइक्स की डिमांड भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई बाइक और पेट्रोल बाइक के अंदर कंपैरिजन करते हैं, कुछ बोलते हैं कि ये सस्ती पड़ती है, कुछ बोलते हैं कि ये सस्ती पड़ती है। एनीवे, तो कहने का मीनिंग ये, जैसे शुगर एंड टी, शुगर महंगी हो जाएगी तो आपकी चाय भी अल्टीमेटली महंगी हो जाएगी। तो शुगर के प्राइस बढ़ने से चाय का कंजम्पशन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। मिल्क महंगा हो जाएगा तो आइसक्रीम महंगी हो जाएगी और उसका आइसक्रीम का कंजम्पशन कम हो जाएगा। और आइसक्रीम ही नहीं, सारे जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन मिल्क प्रोडक्ट्स का भी कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। या जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले टोमेटो के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए, तो 250-300 रुपए किलो तक बढ़ गया था। तो अब वो टोमेटो जिन चीजों में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, लोगों ने उसको कम कर दिया। इवन आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स ने अपने बर्गर में, न्यूज में पढ़ा होगा, मैकडोनल्ड्स ने अपने बर्गर में से टोमेटो को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि टोमेटो महंगा पड़ने लगा है और उस वजह से उस बर्गर की कॉस्ट इंक्रीज होगी, और बर्गर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसका कंजम्पशन डिक्रीज होने के चांसेस थे। फाइन, तो कहने का मतलब होता है, सेकंड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इसका मीनिंग ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो जैसे अगर हम माने कि हमारी एक्चुअल कंजम्पशन किसकी बात कर रहा है, कार है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। टोमेटो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, बर्गर फाइनल गुड्स है। बर्गर की कंजम्पशन की बात करें, टोमेटो के प्राइस बढ़े तो बर्गर का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसके अंदर दोनों में कौन सी रिलेशनशिप मिलती है? अल्टीमेटली इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप मिलेगी? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होगा कि इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, इसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो कमोडिटी की, गिवन कमोडिटी की प्राइसेस कम हो जाएंगी, और अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस तो इसकी डिमांड जो है ये अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। सॉरी, डिमांड की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी तो हमारे कमोडिटी की डिमांड कम, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो गई तो हमारे कमोडिटी की डिमांड ज्यादा। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारे दो फैक्टर्स एक्चुअली हो गए। चलिए कम टू द थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज व्हाट? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम इनकम इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मींस बंदे की इनकम।
अब बंदे की अगर इनकम बढ़ती है, देखिए आप ही खुद सोचिए साइकोलॉजिकली, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो नेचुरली आपका किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का कंजम्पशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। इसके अंदर हम दो केसेस इसमें देखते हैं, दो टाइप की गुड्स में। फर्स्ट होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स, पहले हम बात करें अबाउट द नॉर्मल गुड्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, एंड सेकंड आर व्हाट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब जो बहुत कम इनकम ग्रुप के लोग अर्न करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नॉर्मल गुड्स की बात करें जो नॉर्मली हम बेसिकली यूज करते हैं, वो हमारा नॉर्मल गुड्स कहलाता है। जैसे अगर हम बोले कि भाई आप मान लीजिए आपके वियरिंग एपरल्स, ठीक है, आपको एपरल्स का शौक है, शूज का शौक है, तो ये आपकी नॉर्मल गुड्स हो जाएंगी। या जनरली कोई आइसक्रीम खाते हैं या बर्गर खाते हैं या आउटिंग करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर आप डिनर करने जाते हैं, तो वो आपके नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं। मींस एक नॉर्मल इनकम वाला बंदा उस चीज को अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। मान लीजिए किसी बंदे की इनकम अगर मान ले कि 1 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है, और वो मंथ में उसने डिसाइड कर रखा है कि हम 2 बार बाहर जाकर के कहीं आउटिंग करेंगे, डाइन आउट करेंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, डिनर करेंगे, ठीक है। तो वो 2 टाइम्स क्या करता है, डाइन आउट करता है, और उसमें नियर अबाउट 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में उसका अल्टीमेटली एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, फाइन। तो ये नॉर्मल गुड्स इसके अंदर आ गई। अब मान लें इसका इंक्रीमेंट हो गया और सीधे इसकी इनकम बढ़ करके किसी दूसरी कंपनी में चला गया, इनकम बढ़ गई, 2 लाख रुपए हो गई, तो नेचुरली वो इस डाइन आउट के ऊपर भी एक्सपेंस को बढ़ा देगा, ठीक है, बढ़ा देगा। वो उसको सोचेगा कि मैं दिन में मंथ में जहां पहले 2 बार जाता था, अब वो हर सैटरडे को डाइन आउट करेगा, या जो भी उसकी छुट्टी होगी उससे पहले डाइन आउट करेगा। जहां उसको मौका मिलेगा वो उसके ऊपर खर्च करने चला जाएगा। मींस नॉर्मल गुड्स जो होती है उसकी जो कंजम्पशन है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई। इट मींस इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। मींस कौन सी रिलेशनशिप होगी? अगेन देयर विल बी व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी और डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर इनकम कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स एक्स जिसको हम ले रहा है उसकी भी क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली कम हो जाएगी। फाइन, ये हमारा नॉर्मल गुड्स था। नाउ कम टू द इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लो इनकम ग्रुप के लोग कंज्यूम करते हैं, जिनके पास एक्चुअली रिसोर्सेस नहीं होते और मजबूरी के तहत वो क्या करता है, बंदा उसको कंज्यूम करता है। जैसे अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जो लेबर क्लास के लोग हैं वो बहुत सस्ता, मतलब बहुत ही चीप क्वालिटी का और सस्ता जो होता है वो जो वीट है और जो दूसरी कमोडिटीज है उसको कंज्यूम करते हैं। मैंने तो देखा है बहुत सारे जो मजदूर होते हैं, अगर आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग वर्क के लिए या रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर है, आप उनका लंच देखें तो बहुत ही बेसिक होता है। मीन्स उनके पास चपाती होती है, कभी कभी तो वो चपाती को ऑनियन से खा लेते हैं या कभी कभी चपाती को अचार से खा लेते हैं, ठीक है, फॉर टेस्ट एंड आंसर वो अचार को एक सब्जी की तरह यूज करते हैं। या कोई दूसरी ऐसी बहुत ही लो कैटेगरी की जिसको आप छूना भी पसंद नहीं करें, ऐसी चीजें वो बेसिकली बेचारे खाते हैं, ठीक, फाइन। एनीवे, तो वो कहलाती है हमारी इंफीरियर गुड्स, ठीक है। या लो क्वालिटी राइस, लो क्वालिटी वीट जो बिल्कुल सस्ता 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में जो मिलता है, जो बहुत जिसकी क्वालिटी बहुत ही डाउनग्रेड होती है, वो हो गया। या फिर आप उसमें बोले मेज, बाजरा या इस तरह की चीजें जो बहुत सस्ती मिलती है और बेचारे जो लोग अपने जो लेबर क्लास लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, जब उस बंदे की इनकम कम होती है, ठीक है, तो वो इस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड अच्छी खासी बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। अब जैसे जैसे बंदे की मान लो अर्निंग्स बढ़ गई, ये बंदा 5,000 रुपए पर मंथ अर्न करता था, तो ये बेचारा इस तरह से कोई चीज बहुत ही इंफीरियर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। अब इसकी इनकम बढ़ गई किसी रीजन से और अब ये 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करने लगा। जैसे ही ये 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करेगा, सबसे पहले अपनी इंफीरियर गुड्स को छोड़ेगा। वो क्या करेगा? हाई क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। हाई क्वालिटी नहीं तो एटलीस्ट मॉडरेट क्वालिटी पर आ जाएगा। अभी वो 1 रुपये पर केजी का वीट खाता था जो बहुत ही कम, बहुत ही खराब क्वालिटी का होता था। अब वो थोड़े से अच्छी क्वालिटी का वीट खाएगा और साथ में वो जो दूसरी चीजें जो मतलब उसको एज अ सपोर्टिव आइटम्स खा रहा था, उसकी बजाय वो दूसरी कोई दाल या कोई दूसरी चीजें परचेस करना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स अगर उस बंदे की इनकम बढ़ जाएगी तो नेचुरली वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंफीरियर गुड्स। तो इसी से हमारा ये इस बात समझ में आती है, अंडरस्टूड है कि इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कौन सी रिलेशनशिप होगी? इनवर्स रिलेशनशिप। फाइन, तो ये हमारे 3 मेन एलिमेंट है। देखिए 3 मेन एलिमेंट और इन्हीं के ग्राफ्स प्रिपेयर भी हो जाते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट क्या है?
प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड, इसमें दो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के ऊपर एक्चुअली अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद आए अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर सेकंड पॉइंट, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। अब चलिए फोर्थ पॉइंट यहीं पर ही बता देता हूं। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। देखिए हर चीज अपने आप में किसी ना किसी चीज से रिप्रेजेंट होती है। ये पी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, ये पी आर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें अगर आप इसको पी एस से कर सकते हैं और इसको पी सी से कर सकते हैं। ये वाई से रिप्रेजेंट करते होते हैं और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मीनिंग होता है आपकी कोई खास चीज, अगर बहुत सारे लोग एक टेस्ट को फॉलो करते हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस, आपका ब्रांड कॉन्शियस होना वो स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देगा। कोई भी चीज अगर आप बोले, बहुत सारे लोग अगर एक ही चीज को पसंद करते हैं तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो अमूल हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत ही लीडिंग नाम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी भी उसी को देते हैं। अगर आप कोई बटर का पैकेट लेने जाएंगे तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, अमूल के बटर को देंगे। क्यों, आपको पता है कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है और हमें इसका टेस्ट पसंद है, हम इसी को प्रेफर करते हैं। दूसरे प्रोडक्ट को आप सेकेंडरी तौर पर देखेंगे। अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर दूसरा कोई कमोडिटी आप अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं। बट टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो आपको किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देता है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ के लिए कहां जगह बनाए भाई, तो ये फिफ्थ की यहां पर आ जाएगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मीनिंग होता है कि कल या आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर उसकी प्राइसेस में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस एक्चुअली आने वाले, ठीक है। अगर आपको लगता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एफ, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको लगता है कि जिस गुड्स को आप कंज्यूम करने वाले हैं वो नियर फ्यूचर में सस्ती होने वाली है, तो आप क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को अभी कम कर देंगे, ठीक है। आज आप कम कर देंगे, क्यों, क्योंकि कल जब सस्ती होगी तो आप उसको परचेस करेंगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले टोमेटो की प्राइसेस बढ़ गई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूअसली डिक्लेरेशन आ रहा था कि हम बहुत जल्द इन प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे। तो लोग क्या करते थे, जितनी रिक्वायरमेंट होती थी उतना ही टोमेटो परचेस करते थे, ठीक है। उनको ये था कि कहीं ज्यादा परचेस कर लिया और कल को 3 दिन 4 दिन बाद टोमेटो की प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो गई तो फिर ये फालतू पड़े रहेंगे। अभी सिर्फ उतना यूज करें जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। या कभी बाय द वे बाय चांस आपको पता लगा कि कल से आप किसी स्टोर में या किसी मॉल में शॉपिंग करने गए और मालूम पड़ा कल से डिस्काउंट ऑफर्स आने वाले हैं, तो आज आप कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको लगता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि आज जो टी शर्ट 2000 रुपीज की है कल हो सकता है 1200 या 1000 रुपए मिल जाए 50% ऑफ में, तो आज क्यों परचेज करूं। तो कल अगर प्राइसेस कम होने वाली है तो आज डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कल प्राइसेस बढ़ने वाली है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। एक्चुअली देखिए पहले क्या होता था कि फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हुआ करती थी। आजकल तो डेली बेसिस के ऊपर 1 पैसा 2 पैसा चेंज हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो अगर अनाउंसमेंट होता था गवर्नमेंट की तरफ से कि कल से पेट्रोल की प्राइसेस 2 रुपीज इंक्रीज होने वाली, तो उस रात को पेट्रोल के ऊपर लंबी लंबी क्यों लग जाती थी लोगों के पेट्रोल भरवाने की, कि भाई आज भरवा लो, कल आज रात को 12 बजे से पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, तो जितना डलवा सकते हैं उतना डलवा लें उसमें। तो कहने का मीनिंग ये कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो होता है वो आज बंदे की टेंडेंसी पर, उसकी मेंटालिटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, और आज की बेसिस के ऊपर उसकी प्राइसेस चेंज हो जाती है। कल प्राइस कम होने वाली है तो आज डिमांड कम हो जाएगी, कल प्राइसेस बढ़ने वाली है तो आज डिमांड भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स थे जो हमारी डिमांड को अल्टीमेटली डिटरमाइन करते थे। उसमें फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय पीएक्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पीआर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिप्रेजेंटेड बाय वाई, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय टी, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिप्रेजेंटेड बाय एफ। अच्छा एक बात और, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का कंसेप्ट बताया था। तो ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं ये इंडिविजुअल डिमांड पर इंपैक्ट डालते हैं। मार्केट डिमांड के एडिशनल 3 और एलिमेंट्स हो जाते हैं। वो 3 एलिमेंट्स को मैं यहां पर आपको अलग से बता देता हूं, ठीक है। एक एडिशनल फीचर्स होते हैं, ये एडिशनल फैक्टर्स होते हैं। ये 5 तो होंगे ही, उसके अलावा 3 और फैक्टर्स हमारे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन,
ठीक है, आपकी पॉपुलेशन अगर आपकी इकोनॉमी में या आपके मार्केट के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी हुई है तो नेचुरली वहां पर डिमांड भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इंडिया इतना ग्रोइंग और इतना इमर्जिंग मार्केट क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे एक सबसे बड़ी ताकत है। हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है ये एक बड़ा मार्केट एस्टैब्लिश करती है, और बड़ा मार्केट एस्टैब्लिश करने की वजह से बहुत सारी जो वर्ल्ड वाइड जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए सारी कंपनीज जो होती हैं वो इंडिया में आने के लिए तैयार रहती हैं, रेडी रहती हैं और ईगर रहती हैं कि भाई हमारी कंट्री के अंदर वो आए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा मार्केट मिलता है, बड़ा कस्टमर बेस अल्टीमेटली उनको मिलता है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस किस तरह के लोग हैं, यंगस्टर्स ज्यादा हैं, बुढ़े ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं। जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो मैंने भी बताया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, हमारे यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूमर क्लास भी यही होता है। बूढ़ा आदमी कभी भी कंज्यूमर क्लास को बढ़ाएगा नहीं। तो लोगों को दिखता है ना कि भाई यहाँ पर यंग जनरेशन ज्यादा है, यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं, तो यहाँ पर डिमांड भी अल्टीमेटली ज्यादा होगी। तो ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अमीर ज्यादा, गरीब ज्यादा, किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड होता है अपना सीजन एंड वेदर। सेकंड पॉइंट होगा सीजन एंड वेदर। देखिए सीजन एंड वेदर का मीनिंग सिंपल सा फंडा है आपको कि अगर मॉनसून सीजन आ जाएगा तो अम्ब्रेला और रेनकोट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। समर्स आ जाएगी तो एयर कंडीशन और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, विंटर्स आ जाएगा तो वुलन्स की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट अल्टीमेटली हो जाता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मीनिंग होगा कि किस तरह की हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत रिच क्लास पर्संस नहीं होते, तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बाहर किसी प्रोडक्ट को महंगा बेचती हैं, उन्होंने यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए जो हर इंसान के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो और मासेस तक वो पहुंच सके, ठीक है। वो मासेस तक, जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ पर चिप्स आती है, पोटैटो वेफर्स होते हैं, उसके पैकेट्स आते हैं, तो 5 रुपए 10 रुपए के अंदर भी पोटैटो वेफर्स मिल जाते हैं। जबकि देखा जाए तो वो 5 रुपीज का जो पैकेट है वो कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बंदा उसका वेट नहीं देखता, वो उसकी प्राइसेस देखता है। 5 रुपए अफोर्डेबल है, किसी भी आप छोटी मोटी स्लम्स में भी चले जाएंगे तो वो इजीली वहां पर सेल हो जाता है। इसलिए वो उन्होंने देखा कि कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो हम यहां पर क्या करें, प्रोडक्ट को भी अकॉर्डिंगली अफोर्डेबल बनाए, कम बेचें लेकिन सस्ता बेचें। आज लेस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी 5 रुपीज पैकेट का अपना चिप्स का पैकेट किसी भी स्लम्स में या किसी भी एरिया के अंदर बेचती है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आपने अपने आसपास तो अल्टीमेटली देख के ही रखा होगा। फाइन, तो ये हमारे कुछ एलिमेंट से 5 एलिमेंट इसमें जो है वो इंडिविजुअल डिमांड के हैं। 3 एडिशनल एलिमेंट्स, एडिशनल बोल रहा हूं, 3 एक्स्ट्रा नहीं, मतलब 3 अलग से नहीं, 3 एडिशनल एलिमेंट्स हैं। कौन से? 5 + 3 टोटल 8 एलिमेंट्स मार्केट डिमांड के हमारे बनते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था इंडिविजुअल डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज फटाफट से आपको बता दूं, इसी को हम डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं, डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी X, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ P of X, प्राइस ऑफ गुड कमोडिटी, PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसको ऐसा लिखते हैं हम उसमें। फंक्शन क्या शो करता है? फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और अगर मार्केट की तो फिर हम उसमें पॉपुलेशन भी लेंगे, सीजन एंड वेदर भी लेंगे, और फ्यूचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी ले लेंगे। तो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का लेक्चर था। आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।